Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें CSS3 का चैप्टर नंबर 2 रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का पार्ट 2 चैप्टर कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन के पार्ट 2 चैप्टर को कंटेन करने से पहले हमें कुछ चीज़ें एक सीखनी होगी। उसके अंदर ये है कि सबसे पहले हम सीखेंगे कि आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आपको याद होगा हम आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं और क्लास सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। अब बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है और हमें कौन सा इन दोनों में से यूज़ करना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो जो देखिए, मैं यहाँ पे आपको इनका डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से जो देखिएगा। मैंने जो देखिए यहाँ पे डिव सेलेक्ट किया, डिव एक लिया और इसके अंदर मैं पहले क्या करता हूँ, आईडी पास कर देता हूँ 1 के नाम से। ओके, और उसके बाद मैं style.css में जाता हूँ और यहाँ पर 1 को आईडी सेलेक्टर के माध्यम से सेलेक्ट करके इसमें कोड कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ विड्थ डाल दी 500 पिक्सल। ओके, मैंने यहाँ पे हाइट पास कर दिया 300 पिक्सल और यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ रेड। ओके, अगर मैं इसे अभी सेव करूँ और रन करूँ तो आपको वेब ब्राउज़र पे क्या दिखाई देगा, एक बॉक्स जिसमें कि रेड कलर होगा और उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी 500 बाय 300 पिक्सल। तो जो देखिए ये रहा वो बॉक्स, इसकी 500 विड्थ हो गई और जो हाइट है वो 300 पिक्सल हो गई। अब मैं चाहता हूँ इसमें बॉर्डर भी पास करना, ठीक है, या फिर इसमें शेडो लगाना, या फिर मैं चाहता हूँ बॉर्डर पास करना। तो कैसे पास करेंगे, लेकिन जब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, आईडी में सिर्फ मैंने 1 डिफ़ाइन किया है। अगर मैं चाहता हूँ इसके अंदर एक और आईडी को डिफ़ाइन करना, जैसे कि 1 के बाद मैंने यहाँ पे 2 को डिफ़ाइन कर दिया, सेव कर लेता हूँ और इसके बॉर्डर की कोडिंग को मैं ऐसे 2 को सेलेक्ट करके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बॉर्डर पास कर देता हूँ, बॉर्डर की पहले विड्थ पास कर देता हूँ 5 पिक्सल। ओके, बॉर्डर स्टाइल पास कर देता हूँ मैं सॉलिड और यहाँ बॉर्डर कलर पास कर देता हूँ ब्लू। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 भी मैंने आईडी लगा रखी है और 2 भी आईडी मैंने, ये दोनों आईडी मैंने किस में लगा रखी है, अपने इस डिव के अंदर। देखो आईडी इस तरह से 1 और 2, ठीक है, आपने इस तरह से आईडी लगा लिया। अगर मैं क्या अभी इसे सेव करूं और इसको रन करूं तो क्या ये सही तरीके से वर्क करेगा? तो जो देखो इसने वर्क किया, नहीं वर्क किया। क्यों नहीं वर्क किया? क्योंकि इस आईडी ने इन दोनों नाम को एक ही ले लिया। इसने समझा कि बीच में सिर्फ एक स्पेस है और जैसे कि नाम लिखते हैं ना अमित कुमार, जैसे आप लिखते हो तो नाम बीच में स्पेस देते हो, वैसे ही इसने ये समझा कि आपने जो बीच में स्पेस दिया ये पूरी एक ही आईडी है। ठीक है, अब जब मैं क्या करता हूँ, इसमें दूसरी तरीके से एक आईडी लगा के देखता हूँ, देखते हैं वो वर्क करती है कि नहीं। जैसे मैंने एक और आईडी लगाई यहाँ पे और यहाँ पे मैंने 2 को पास कर दिया, सेव करके रन करता हूँ, ये देखिए वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, सो देखो क्या वर्क हुआ आपका, सिर्फ 1 वाला वर्क हुआ, 2 वाला वर्क नहीं हुआ। ठीक है, अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आईडी में ऐसा कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि आप 2 आईडी एक साथ डिफाइन कर सको। ठीक है, जैसे यहाँ पे आईडी हमने 1 भी डिफाइन कर दिया, 2 भी डिफाइन कर दिया, तो आप इस तरह से आईडी को डिफाइन नहीं कर सकते। मीन्स एक से ज़्यादा आईडी आप किसी भी एलिमेंट के अंदर नहीं लगा सकते। लेकिन क्लास में ऐसा नहीं है। क्लास में आप एक क्लास से ज़्यादा कई सारी क्लास एक एलिमेंट में लगा सकते हो और उसको अलग अलग क्लास के माध्यम से डिज़ाइन भी कर सकते हो। जैसे कि देखो मैं यहाँ से आईडी को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास को लगा देता हूँ। ठीक है, क्लास में मैंने यहाँ पे 1 दे रखा है। ठीक है, 1 है। मैं जाता हूँ style.css में और यहाँ पे आईडी सेलेक्टर को हटा के क्लास सेलेक्टर का यूज़ कर लेता हूँ। ओके, सेव करता हूँ इसको भी और मैं रन करके आपको प्रीव्यू करता हूँ। तो देखो क्लास हमारी काम कर गई। अब चलिए ये जो सेकंड वाली है 2 वाली, इसको भी मैं क्लास सेलेक्टर लगा देता हूँ और सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इस क्लास में एक और क्लास को ऐड कर देता हूँ। सो जरा ध्यान दीजिए, आपको क्लास इस तरह से ऐड नहीं करनी है दोबारा।
ठीक है। आपको जो भी क्लास का नाम देना है, दूसरा क्लास का नाम, वो यहाँ पे आपको स्पेस दे करके देना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 2 को भी ऐड कर दिया। सेव करता हूँ मैं अब इसे और यहाँ पे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे आपका ब्लू बॉर्डर ऐड हो गया। तो बेसिकली यही एक मेन डिफरेंस है आईडी और क्लास में, कि क्लास आप कई सारी यूज़ कर सकते हो अलग अलग, और अलग अलग क्लास के माध्यम से आप किसी भी एक एलिमेंट को डिज़ाइन कर सकते हो। लेकिन आईडी में ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो इस वीडियो को दोबारा से आप देखिए, आपको जल्द ही समझ में आ जाएंगी। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम अपने आज के चैप्टर की तरफ, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का पार्ट 2। सो देखिए, हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ग्रिड सिस्टम हम किस तरह से बनाते हैं, और हमने ये भी जाना था कि जो ग्रिड सिस्टम होता है हमारे ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तभी इस ब्राउज़र के अंदर जो भी आप कंटेंट देख रहे हो वो एकदम सही जगह पे, परफेक्ट प्लेस पे आपको फिट नज़र आते हैं। लेकिन आपको ग्रिड सिस्टम खुद भी बनाना होता है, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट को उस पेज पे, वेब पेज पे सही से दिखा सकें। अब बात यह आती है कि जब ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी ग्रिड सिस्टम बना हुआ है तो हम उस ग्रिड सिस्टम के अंदर अपने कंटेंट को क्यों नहीं फिट करते, और क्यों हमें अलग से उसी के जैसा एक नया ग्रिड सिस्टम बनाना पड़ता है और उसके अंदर अपना कंटेंट फिट करना होता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भी ब्राउज़र के अंदर आपका ग्रिड सिस्टम होता है, उस ग्रिड सिस्टम के कोड को आप एक्सेस नहीं कर सकते हो। वह ग्रिड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके इस ब्राउज़र के कंटेंट को दिखाने के लिए होता है, ना कि आपके कंटेंट को। अगर आपको अपने कंटेंट को वेब ब्राउज़र पे सही जगह पे दिखाना है तो आपको इस तरह से कुछ ग्रिड सिस्टम को तैयार करना होगा, और हर एक ग्रिड के अंदर आपको अपना कंटेंट रखना होगा, ठीक है, जिससे कि आपका जो कंटेंट है वो सही प्लेस पे प्रीव्यू होगा। ओके, सो लास्ट क्लास में आपने ये भी जाना था कि ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए सबसे पहले हम एक रो को बनाते हैं, फिर उसके अंदर हम इस तरह से कॉलम्स को बनाते हैं। और आपको ये भी पता होगा, हमने बताया था आपको कि एक कॉलम के अंदर, एक रो के अंदर मैक्सिमम आप सिर्फ 12 कॉलम ही बना सकते हो। इससे ज़्यादा अगर आप बनाओगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। अब जो यहाँ ध्यान दो, आप इसे कैसे बनाओगे। आपने लास्ट क्लास में से सीखा था बनाना, लेकिन वो उतना इनफ नहीं है, हमें इसे और डीपली समझना होगा और डीपली करना होगा। क्योंकि आज हम क्या करेंगे, इस ग्रिड सिस्टम के बेस पे एक लेआउट बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वेबसाइट का, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव होगा और हर एक स्क्रीन पे वो सही तरीके से अपनी विड्थ को अरेंज करेगा। आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा था ग्रिड सिस्टम के रिगार्डिंग। पहला रूल क्या था, हमें इसके अंदर जो विड्थ देनी होती थी वो परसेंटेज के अंदर देनी होती थी। क्यों हम देते थे परसेंटेज के अंदर विड्थ, ताकि जिस भी डिवाइस पे हमारा वेबसाइट ओपन हो या हमारा कंटेंट ओपन हो वो ऑटोमेटिकली उसी डिवाइस के विड्थ के अनुसार मैनेज हो जाए, ठीक है। अब जरा देखिए, इस ग्रिड सिस्टम को बनाने के लिए एक और रूल क्या है। आपने ये तो जान लिया था कि जो एक कॉलम है हमारा, एक कॉलम की विड्थ कितनी थी हमारी, आपको याद होगा 8.33%, ठीक है। एक कॉलम की हमारी विड्थ थी 8.33%। लेकिन अगर कोई यूज़र चाहता है कि उसकी जो विड्थ है 8.33 ना रहे, इससे थोड़ी बड़ी हो जाए, मीन्स उसको क्या चाहिए, मतलब 2 कॉलम की जगह चाहिए, पहला कॉलम भी चाहिए, दूसरा कॉलम, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की उसको जगह चाहिए, क्योंकि उसका कंटेंट थोड़ा बड़ा है, एक कॉलम में उसका कंटेंट नहीं आएगा। तो आप क्या करोगे, उसके जो कंटेंट है, उसका जो कॉलम है, उसको आप इन दोनों की विड्थ दे दोगे। जैसे ये 8.33 है तो उसकी हो जाएगी 16.44 आई थिंक सो, इस तरह से हो जाएगी, ये 16.66 हो जाएगी। ओके, सो इसी तरह से आपने क्या करना है, दोनों के विड्थ को ऐड करके एक कंटेनर बनाना है, ठीक है। सो बाकी मैं अभी आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ जिसमें आपको सही तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज़ और ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई कंटेनर बनाओ, कोई भी रो बनाओ, तो उसकी जो विड्थ है इस 8.33 से कम नहीं होनी चाहिए, और ज़्यादा आप दे सकते हो लेकिन इससे कम विड्थ आप नहीं दे सकते हो,
ठीक है, तो चलिए हम इसका जरा प्रैक्टिकल करके सही से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने 1 2 दिया था मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और style.css के अंदर से भी ये कोड मैं रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक रो बनाना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या बनाओगे, रो। तो मैं यहाँ पे div लिया और यहाँ पे मैंने क्लास की वैल्यू दे दी रो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे जो मैंने div में क्लास वैल्यू रो दिया है तो ये रो नहीं बन गया, ये अभी हमने सिर्फ डिफाइन किया, ये तो फिलहाल एक डिब्बा ही है, लेकिन ये एक बस आपको मान के चलना है कि ये रो है। जैसा टेबल का पैटर्न था वैसे ही आपको इसको लेकर के चलना होगा। ठीक है, अब जो है देखो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले style.css में आओ और कोड सेट करो कॉलम्स के लिए। ठीक है, कॉलम्स के लिए कैसे सेट करोगे, आप सेट करोगे कि अगर कोई बच्चा या कोई यूज़र यहाँ पे call1 लिखे, ठीक है, call1 लिखे तो उसकी विड्थ हो 8.33%। अगर कोई call2 लिखे तो उसकी विड्थ हो 16.44%। इस तरह से आपको पहले ही इन सब के लिए क्लास डिफाइन करनी होगी, एक सेटअप आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए उस सेटअप को हम करते हैं। और सबसे पहले आप क्या करो कि एस्ट्रिक सिंबल के साथ बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को यहाँ पे अप्लाई कर दो, ताकि जितने भी बॉक्स आगे आप बनाने वाले हो वो सभी सही विड्थ और हाइट में बनने पाए। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ call1। ठीक है, call1 अगर कोई अपने एलिमेंट में क्लास लगाता है तो उसकी मैं विड्थ दे देता हूँ यहाँ पे 8.33%। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लगाता हूँ call2। ठीक है, call2 की विड्थ क्या होगी, एक बार हम इसे सही तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या पता ऐसे गलत आ रहा हो। तो आप क्या करोगे, कैलकुलेटर को ओपन कर लोगे और इसको कैलकुलेट करोगे, 8.33 प्लस 8.33 ऐड करो, देखो यहाँ पे कितना आया 16.66%। तो इसकी विड्थ क्या होगी 16.66%। ओके, इसके बाद आ जाओ आप वापस से call3 के लिए। ठीक है, call3 वगैरह क्या है, हमने इसे खुद से क्लास का नाम दिया है ताकि ये थोड़ा मीनिंगफुल रहे। ठीक है, अब वापस से 16.66 के अंदर आप प्लस कर दो 8.33, तो यहाँ पे कितना आया 24.99। अब जो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या आया 24.99 आया, लेकिन हम यहाँ पे call3 की जो विड्थ है 24.99 नहीं दे करके सीधा 25% दे देंगे, क्योंकि सिर्फ 1% ही मीन्स 1 पॉइंट कम है। क्योंकि एक तो ये भी बात होती है कि आपकी जो ब्राउज़र के अंदर call3 की जो वैल्यू है वो 24.99 नहीं है, ये एक्चुअल विड्थ हाइट नहीं है, इस पे आपको एक्चुअल बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा पॉइंट का, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप इसे क्या लिखोगे 25%। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे call3 की जो विड्थ दे दी कितनी 25% में दे दी है। ठीक है, तो इसी तरह से आपको क्या करना है कि जितने भी कॉल्यूम 12 है मीन्स यहाँ तक, जैसे फर्स्ट की दे दी, सेकंड की दे दी, थर्ड की दे दी, इसी तरह से आपको 12 तक की जो विड्थ है पूरी कैलकुलेट करके आपको इस तरह से क्लास में बनाना है। पहले तो आपको ये सेटअप करना होगा। ठीक है, अगर आप ये सेटअप कर लेते हो तो देखना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा आगे काम करना। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे 3 सेट करता हूँ और index.html में आके सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे रो बना लिया है और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कॉलम को सेट करता हूँ। जैसे कि मैं यूज़र हूँ, मेरे को एक कॉलम की जगह चाहिए, तो मैं अपने डिव के अंदर क्लास की वैल्यू क्या दूंगा call1। ठीक है, मीन्स अगर आपको एक कॉलम की जगह चाहिए तो आप यहाँ क्या दोगे call1 दोगे। अब मैं इसे प्रीव्यू करवाना चाहता हूँ, अगर मैं अभी देखो इसे सेव करके रन करूँ तो क्या ये आपको नज़र आएगा, नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ना ही हमने इसमें कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, सो आप क्या करो, इसके अंदर कोई दूसरी क्लास भी ऐड कर दो। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास ऐड कर देता हूँ 1 के नाम से। ठीक है, और यहाँ नीचे 1 को सेलेक्ट करके इसमें अलग डिज़ाइन कर लूँगा। जैसे इसमें मैं हाइट लगा देता हूँ 50 पिक्सल, ओके, और बैकग्राउंड कलर पास कर देता हूँ रेड। ओके, सेव करके रन करता हूँ। ये देखो क्या आपको यहाँ देखो प्रीव्यू हो गया एक कॉलम की जगह। अगर मैं इसको रिसाइज करूँ कुछ इस तरह से, देखो
विंडोज़ को जब मैं रिसाइज करता हूँ, देखो ऑटोमेटिकली मेरा कॉलम है जो, उसकी भी विड्थ कम होती नज़र आएगी। क्यों कम हो रही है? क्योंकि ये जो है कॉलम परसेंटेज के हिसाब से अपनी विड्थ को अरेंज कर रहा है। मीन्स इस विड्थ के अनुसार ये 8.33% है और इस विड्थ के अनुसार ये 8.33% है। मीन्स हर एक विड्थ के अनुसार, हर एक डिवाइस के विड्थ के अनुसार ये अपने साइज़ को, अपने विड्थ को अरेंज करता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर किसी को ये विड्थ कम लग रही है, ठीक है, अगर किसी को इतनी विड्थ कम है, इसे और विड्थ चाहिए, तो वो क्या यूज़ करेगा क्लास में? कॉल टू। ठीक है, सेव करो, रन करो, तो देखो यहाँ पे रिलोड किया, देखो 2 कॉलम की जगह आ गई। अगर उसे इससे भी ज़्यादा स्पेस चाहिए तो यहाँ पे क्या यूज़ करेगा? कॉल 3। सेव करके रन करो, तो देखो इसकी थोड़ी सी और जगह बढ़ गई। तो इसी तरह से ग्रिड सिस्टम वर्क करता है। तो इसी ग्रिड सिस्टम के ऊपर हम एक आज लेआउट बनाते हैं, ज़रा उसको आप ध्यान से देखिएगा। अब जैसे कि आप इस लेआउट को देखो, हमें सेम टू सेम इस लेआउट को बनाना है। अब आपको यहाँ पे टेबल लेकर के चलना है कि ये जो हम बना रहे हैं एक टेबल से बना रहे हैं, क्योंकि टेबल में आप सबसे पहले क्या करते थे? रो सेट करते थे, फिर चेक करते थे कि उसमें कॉलम्स कितने हैं। ठीक है, सो उसी तरह से हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो जब यहाँ चेक करो कितनी रो हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 4 रो को डिफाइन कर दूँगा। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पे कोड में आता हूँ और इसको हटा देता हूँ पूरे को। ठीक है, और यहाँ पे 4 रो को डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करो, डिव दो और यहाँ पे मैंने क्लास की वैल्यू दे दी रो। ठीक है, और इसी कोड को मैं 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरी क्या होगी, 4 रो बन के तैयार हो जाएगी। अब जब यहाँ देखो style.css के अंदर हमने अभी कहाँ तक निकाला, इस 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ। कॉल 1, कॉल 2, कॉल 3 तक की हमने विड्थ निकाली है, हमें कॉल 12 तक की पूरी विड्थ निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबकी विड्थ प्लस करके निकाल लेता हूँ, फिर आप वही विड्थ अपने कॉलम में सेट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ देखिए मैंने सभी कॉलम में विड्थ पास कर दी है। ठीक है, जो कि सब में 8.33% ऐड करके मैंने पास कर दिया है। एक बार देख लीजिए विड्थ, इसमें भी विड्थ 16.66, कॉलम 3 में 25, कॉलम 4 में 33.33%, कॉलम 5 में 41.66%, कॉलम 6 में 50%। इसी तरह से मैंने 100% तक जो विड्थ है ऐड करके यहाँ पे कॉलम 12 तक के लिए रख लिया है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इस लेआउट को पूरा सही तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे 4 रो सेट कर ली। ठीक है, अब इस वाले कॉलम को देखो, इसमें कितने कॉलम है, 1 कॉलम है। ठीक है, सो यहाँ देखिए जो 1 कॉलम है किस में है, फुल विड्थ में है। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ index.html में आओ और पहले रो के अंदर आओ और यहाँ पर आप एक डिव को सेट करो। ठीक है, मीन्स ये क्या है आपका 1 कॉलम, क्योंकि एक ही रो एक ही कॉलम है तो आप यहाँ पे एक ही डिव सेट करोगे। अब आप यहाँ पे बताइए मेरे को क्लास की क्या वैल्यू दोगे। फुल स्क्रीन में है आपका कॉलम, तो आप यहाँ पे पास करोगे कॉल 12। ठीक है, कॉल 12 पास करोगे तो क्या होगा, जो आपकी पहली ऊपर वाली जो कॉलम है वो फुल विड्थ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो यहाँ पे कितने कॉलम हैं, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम है। ठीक है, सो इसको 2 अलग अलग भाग में आपको बांटना होगा। तो ये आ जाओ आप दूसरी रो के अंदर और इस रो के अंदर आपको 2 कॉलम बनाने हैं। तो आप क्या करोगे, 2 बार डिव को शुरू करके बंद कर लोगे। तो देखो मैंने यहाँ पे 2 बार डिव को ओपन करके क्लोज कर लिया। ठीक है, पहले वाले में मैं क्लास पास कर देता हूँ, इसको मेरे को थोड़ा छोटा बनाना है तो मैं यहाँ पे पास करूँगा कॉल 2। ठीक है, और इसमें पास कर दूँगा क्लास कॉल -10। ठीक है, आपको एक बात का ध्यान रखना है, एक रो के अंदर आप जो कॉलम दे रहे हो वो 12 ही होने चाहिए, दोनों को मिला के। देखो यहाँ पे मैंने 10 यहाँ दे दिया और 2 यहाँ दे दिया, तो कितना हो गया, ये टोटल 12 हो गया। अगर मैं यहाँ पे 11 दे दूँगा तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, सो आपको याद रखना है एक रो के अंदर आपके सिर्फ 12 कॉलम तक ही बनने चाहिए, उससे ज़्यादा अगर आप 12 कॉलम से ज़्यादा बनाओगे तो आपके डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ सकती है।
ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एक ही कॉलम बनाया जिसमें हमने 12 पास कर दिया। 12 का मतलब 100%, ठीक है, देखो 100%। और 2 का मतलब है आपका 16.66%, ये हो जाएगा। और 10 का मतलब क्या है, 83.33%। 83.33% को और 16.66 को आप प्लस कर दोगे तो टोटल हो जाएगा 100%। ठीक है, सो बेसिकली आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके अंदर देखो, थर्ड रो के अंदर भी आपका एक ही कॉलम है। यहाँ देखो एक ही कॉलम है यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आपका एक ही कॉलम है। तो इनके अंदर हम एक एक डिव को मीन्स एक एक कॉलम को पास करेंगे, और यहाँ पे क्लास की जो वैल्यू है हम पास कर देंगे कॉल 12। अब यहाँ पे मैं क्लास की वैल्यू क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी यहाँ स्टाइल में डॉट ऑपरेटर को सेलेक्ट करके मैंने कोड किया है। इसका मतलब क्या होता है, ये क्लास सेलेक्टर है। तो हमने यहाँ पे जो कॉलम में विड्थ डिफाइन करी है वो मैंने क्लास सेलेक्टर के माध्यम से करी ही है। ठीक है, सो इसी को मैं यहाँ पे वापस से कॉपी कर लेता हूँ और लास्ट वाले रो के अंदर भी इस कॉलम को रख देता हूँ, क्योंकि वो भी फुल स्क्रीन का कॉलम है। तो मैंने यहाँ पे भी कॉलम 12 डाल दिया। अगर अभी मैं इसे सेव करके रन करूँ यहाँ पे तो देखते हैं प्रीव्यू होता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे भी कुछ भी प्रीव्यू नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ ये प्रीव्यू, इसलिए क्योंकि ना हमने इसमें कोई बॉर्डर दिया और ना ही कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक और क्लास की वैल्यू देंगे और उससे हम इसे डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये देखो जो कॉलम 12 वाला है ये क्या है, मेरा हेडर। तो मैं इसमें हेडर पास कर देता हूँ। ठीक है, और ये इसको मैं बोल देता हूँ असाइड। ठीक है, और इसको मैं बोल देता हूँ मेरा नैव। और यहाँ पे जो ये मेरा है मेन सेक्शन, ओके, और इसमें मैं पास कर देता हूँ फुटर। ठीक है, अब आप क्या कर पाओगे, इन सभी को डिज़ाइन कर पाओगे। ठीक है, कॉलम 2 अपना काम करेगा, असाइड अपना काम करेगा। मीन्स जो दो क्लास हमने दी है इसमें हर एक क्लास अपना अपना जो काम है वो करेंगी। ठीक है, style.css में आओ और यहाँ पे मैं कुछ स्मार्ट डॉक्यूमेंटेशन करने वाला हूँ। याद होगा मैंने आपको कई प्रकार के पिछले चैप्टर्स में सेलेक्टर सिखाए थे। ठीक है, अब देखो मेरे को इन सभी के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो कि कॉमन देनी है, मीन्स सबके अंदर ही देनी है। तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लूँगा। सबको एक साथ कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो मैंने यहाँ क्लास सेलेक्टर का यूज़ किया और हेडर को पास कर दिया, कॉमा देता हूँ, फिर क्लास सेलेक्टर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे असाइड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर कॉमा दूंगा, फिर नैव को सिलेक्ट कर लूँगा। मीन्स क्लास सेलेक्टर के साथ ही सिलेक्ट कर रहा हूँ अगर क्लास है तो, और अगर आईडी होती तो वहाँ पे मैं आईडी सेलेक्टर यूज़ कर लेता इस जगह पे। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे सेक्शन को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और इसके बाद मैं फुटर को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मैं डिफ़ाइन करता हूँ यहाँ पे कि जितने भी यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाए हैं वो सब के सब फ्लोट लेफ़्ट, मीन्स वो लेफ़्ट से ही बनना शुरू हो, क्योंकि आपके वेब ब्राउज़र के अंदर क्या होता है, कोई भी जो कंटेंट होता है वो लेफ़्ट से ही स्केल करना शुरू करता है। ठीक है, मीन्स लेफ़्ट पे स्टार्ट होता है और राइट की तरफ मूव होता है। ओके, अब मैंने ये सारी जो प्रॉपर्टी थी, इस ये फ्लोट लेफ़्ट जो प्रॉपर्टी थी इन सब के अंदर एक साथ अप्लाई कर दी है। अब मैं चाहता हूँ इन सब का डिज़ाइन अलग अलग करना, जैसे हेडर में अलग कलर करना, साइड में अलग अलग कलर करना। तो आप क्या करो, अब अलग अलग सेलेक्ट कर लो। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा मिला, आपको एक ही प्रॉपर्टी बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं हेडर में क्या करता हूँ, हाइट पास कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 200% सॉरी 150 पिक्सल दे देता हूँ यहाँ पे। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो पास कर देता हूँ मैं ब्लू। ओके, सेव कर लेता हूँ और चलिए मैं पहले इतना आपको दिखा देता हूँ कि कैसा आया ये यहाँ पे। तो मैंने देखो रिलोड किया, ओके, देखो यहाँ पे ब्लू आ गया पूरा का पूरा, लेकिन देखो यहाँ पे हाइट वर्क नहीं करी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हाइट की कहीं स्पेलिंग वगैरह तो हमने, ओके देखो यहाँ पे 15 पिक्सल है, 50 पिक्सल देना था, 150 पिक्सल। तो मैंने 150 पिक्सल दे दिया और रिलोड करता हूँ। तो देखो मेरे पास ये हेडर कुछ इस तरह से प्रेजेंट हो गया फुल स्क्रीन के अंदर। क्यों फुल स्क्रीन में आया, क्योंकि हमने कॉलम 12 की जो विड्थ थी वो कितनी थी, 100% थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे असाइड को सिलेक्ट करके कोड करता हूँ। तो मैंने देखो यहाँ असाइड को सिलेक्ट कर लिया, इसमें मैं हाइट दे देता हूँ 60 पिक्सल, ओके, और बैकग्राउंड कलर इसको मैं दे देता हूँ ब्लैक।
ठीक है। इसके बाद मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ नैव को, और इसमें भी मैं हाइट पास कर देता हूँ 60 पिक्सल, और यहाँ इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसे पास कर देता हूँ रेड। ओके, फिर उसके बाद मैं सेक्शन को सेलेक्ट करूँगा, और सेक्शन में भी मैं हाइट पास कर देता हूँ 720 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर पास कर दूंगा ब्लू। ओके, बस अब एक लास्ट रह गया है आपका फुटर। सो फुटर को भी मैं सेलेक्ट करके इसमें हाइट पास कर देता हूँ 60 पिक्सल, और जो बैकग्राउंड कलर है वो पास कर देता हूँ मैं रेड। सेव करके रन करता हूँ, जो देखिए किस तरह से प्रीव्यू होता है ये। देखो मैंने रन किया तो देखो पूरे सही तरीके से, देखो यहाँ मैंने कॉल 2 डिफाइन किया था तो देखो यहाँ पे कॉलम 2 की जगह आई, और यहाँ मैंने कॉल 10 डिफाइन किया था तो देखो यहाँ पे कॉलम 10 की विड्थ आ गई है। और ये जो आपने वेबसाइट हमने लेआउट जो बनाया है ये कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है, किसी भी स्क्रीन पे आप ओपन करो तो ये ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को मैनेज करेगा। ये देखो मैं छोटा कर रहा हूँ, ये देखो हो गया, देखो मैनेज हो गया। नीचे देखो स्क्रॉल बार नहीं आया, अगर ये सही से मैनेज नहीं होता तो नीचे स्क्रॉल बार आपका आ जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्रॉल बार क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने यहाँ विड्थ को परसेंटेज में डिफाइन किया है, और ये जो हमारा लेआउट है ये स्क्रीन के साइज़ के अनुसार ही अपने कंटेंट को अरेंज कर रहा है, अपनी विड्थ को अरेंज कर रहा है। ओके, और अब तक अभी आपने जितना भी सीखा है उसके अंदर से जो ये चैप्टर आप पढ़ रहे हो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आज के डेट में जिसको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन नहीं आता उसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। उसका मीन्स वेब डिज़ाइनिंग लाइन में कोई पूछता ही नहीं है, क्योंकि उसको रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन करना नहीं आता। रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन आपको पता होगा क्या होता है, जो हर एक विड्थ पे हर एक डिवाइस पे अलग अलग आकृति में ओपन हो, ठीक है, अपनी आकृति में बदलाव करे अलग अलग डिवाइस पे, उसी को ही रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन कहा जाता है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ हर एक चीज़ के लिए रो क्यों सेट करी। रो इसलिए सेट करी ताकि जो आपका कंटेंट है वो सही तरीके से सेपरेट हो जाए और ग्रिड सिस्टम में ही बने, ठीक है। तो जो देख रहे होंगे यहाँ पे जो हमने ये बनाया है ये पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम में है, तभी ये एक एक चीज़ अपनी जगह पे सही तरीके से आपको प्रीव्यू हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसे ग्रिड सिस्टम में नहीं बनाते तो ये सही से आपका प्रीव्यू ही नहीं होता। ओके, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर को आप अगेन दोबारा से देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्योंकि अगर आप रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीख जाएंगे तो आपका करियर आगे वेब डिज़ाइनिंग के फील्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस चैप्टर के रिगार्डिंग मैं आपको इस वीडियो के साथ एक टास्क दे रहा हूँ, आपको उस लेआउट को सही तरीके से ढंग से बना करके आपने मेरे को सेंड करना है हमारे ईमेल आईडी पे। ओके, सो thanks for watching our video. Have a nice day.